इतना स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष बिंदुगिरी और अगले आधे घंटे में मैं बताऊंगा कि आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ और कल भारतीय बाजार के लिए कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स है जिस पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए, जिसका असर देखने को मिल सकता है। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, उससे पहले आज हमने देखा कि भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा इस शो में अगले आधे घंटे में दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देंगे। आप चाहे तो शो में अपने सवाल भी भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इस पर जो है अपना नाम, अपने शहर का नाम, कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, किस भाव पे आपने लिया, कितने शेयर है, नजरिया क्या आपका, ये तमाम जानकारी आप भेज दीजिए। हमारे जो जानकार होंगे आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, ट्विटर और फेसबुक पे ईटी नाउ स्वदेश को फॉलो कीजिए। वहाँ के यानी कल की तैयारी आपको लिखनी है, स्पेस देना और फिर से अपने सवाल भेज देने हैं। आज जो हमारे जो जानकार होंगे जो शो में मदद करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा वीआईपी शेयर बताएंगे, वो सनी अग्रवाल होंगे एसबीआई सिक्योरिटीज से। इसके अलावा आदित्य अरोड़ा होंगे टेक्निकल एनालिस्ट, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार को लेकर अब क्या नजरिया बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आज हमने देखा कि भारतीय बाजारों में काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और खासतौर पर निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी देखिए वहाँ काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। कल भी जब डिस्कस कर रहे हैं तो यही बात निकल के आ रही थी कि निफ्टी थोड़ी मजबूती दिखा रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी कल भी कमज़ोर था और आज ये गिरावट और बढ़ाती हुई दिखी। बैंक निफ्टी देखिए दिन के निचले स्तर के आसपास बंद हुआ। करीब एक समय ये 44,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आखिर में ये जो है 43,397 यानी 400 का निचला स्तर बनाया। वहाँ से मामूली पूर्वक कह सकते हैं कि 42-43 अंकों को देखने को मिली और उसका बहुत ज़्यादा असर आप देख नहीं सकते, खासतौर पर निफ्टी में, निफ्टी बैंक में। बैंक निफ्टी में देखिए खासतौर पर जब बैंक निफ्टी में दबाव ज़्यादा बढ़ा तो उसके बाद हमने देखा कि निफ्टी में भी लास्ट के आधे घंटे में गिरावट बढ़ती हुई दिखी। हालांकि सुबह से अगर ट्रेंड देखेंगे तो निफ्टी में जो है खरीदारी का रुझान था, लगातार मजबूती बनी हुई थी, लेकिन एक समय के बाद जब बैंक निफ्टी कमजोर हुआ तो निफ्टी भी सरेंडर करता हुआ दिखा, वो भी दिन के निचले स्तर पे बंद हुआ। वापस से जो है बैंक निफ्टी 18,700 के नीचे बंद हुआ। बार बार हम ये देख रहे हैं कि 18,700 के ऊपर जाता है, 800 के करीब पहुंचता है, फिर वहां से जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और तेजी से गिरावट देखने को मिलती है। तो कल नया हफ्ता, नई वीकली सीरीज की शुरुआत होकर देखना होगा कि कल क्या बाजार वापस से जो है अपनी तेजी को फिर से रिगेन कर पाता है। केवल एक्सपायरी का प्रेशर था, इस वजह से दबाव देखने को मिला, या वापस से बाजार में थोड़ा सा और दबाव देखने को मिल सकता है। वैसे स्टॉक्स की बात की जाए, खासतौर पे कौन से ऐसे शेयर थे जो आज बाजार पे दबाव बना रहे थे, तो कई सारे स्टॉक्स थे जहां पे हमने देखा कि आज के दिन में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में अगर तेजी वाले शेयर बोले तो अपोलो हॉस्पिटल, डेविस लैब जैसे स्टॉक्स थे जहाँ खरीदारी थी। इसका डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला, मतलब कह सकते हैं कि फार्मा एक ऐसा इंडेक्स था जो निफ्टी को संभालने की कोशिश कर रहा था आज के लिए। गिरावट वाले शेयर देखिए तो बैंकिंग स्टॉक्स ही अधिकांश आपको दिखेंगे, हेवी वेट बैंकिंग स्टॉक्स, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, विप्रो, एसबीआई जैसे स्टॉक्स थे जहां दबाव देखने को मिला। और हमने देखा कि इसकी वजह से ही निफ्टी पर दबाव बनता हुआ दिखा लास्ट के आधे एक घंटे में। अगर कुछ ऐसे स्टॉक्स जो निफ्टी बैंक की बात की जाए तो 12 में से 9 शेयर में गिरावट थी, तो दो या 3 शेयर थे जहां मजबूती थी। खासतौर पर देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस में मजबूती थी। इसके अलावा एक्सिस बैंक था जो लास्ट में जब क्लोज हुआ तो एडजस्टेड बार में थोड़ी सी उसमें मजबूती देखने को मिली। तो कह सकते हैं कि 3 शेयर मजबूती थे। वैसे आईडीएफसी फर्स्ट भी बैंक था जो गिरते हुए बाजार में जो है आज हीरो बनता हुआ दिखा। अगर निफ्टी बैंक के कमजोरी वाले शेयर की बात की जाए तो कमोबेश से 9 शेयर में दबाव था। पीएनबी, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, इसके अलावा कोटक बैंक की मैंने बात कर ली, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स थे वहां भी दबाव देखने को मिला था। अगर कुछ सेक्टर्स बात करें कि जो गिरते हुए बाजार में भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ी मजबूती दिखा रहे थे, तो ऑटो, फार्मा जैसे मैंने बताया, कई सारे फार्मा स्टॉक्स थे निफ्टी में जिसमें हमने खरीदारी देखने को मिली। एफएमसी जैसे स्टॉक्स थे जहां थोड़ी मजबूती बनती हुई दिखी। सेक्टर जो कमजोर हुए, आईटी हमेशा की तरह फिर से आज कमजोर होता हुआ दिखा। बैंकिंग शेयर में दबाव था, तो बैंक निश्चित रूप से बैंक ऐसा सेक्टर इंडेक्स था जहां दबाव था। इसके अलावा मेटल देखिए, हमने देखा कल के सत्र में सबसे ज्यादा तेजी मेटल शेयर में देखने को मिली थी। मेटल इंडेक्स सेक्टर ऐसा था जो मजबूत था। गिरने वाले सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं तो वहां जो है आज हमने देखा कि मेटल इंडेक्स में भी दबाव था, आईटी में दबाव देखने को मिला, बैंक में दबाव देखने को मिला। इसके अलावा पीओसी एक ऐसा सेक्टर बैंक का था जहां दबाव देखने को मिला। अब कुछ आज के हीरो स्टॉक्स बात कीजिए, मैं फिर से आपको बता रहा कि तमाम हीरो स्टॉक्स अब देखिए ध्यान से, ये स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स है और स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में लगातार खरीदारी का रुझान बना हुआ है। बीते 1-1.5 महीने से मैं लगातार आपको यही कह रहा हूँ कि स्मॉल कैप, मिड कैप शेयरों पर नजर बना के रखिए, उन शेयरों में मजबूती देखने को, और अन्य शेयरों पर नजर बना के रखिए। कल के भी ट्रेड में इसमें कई शेयर हो सकते हैं थोड़ी पुल बैक रैली देखने को मिले। आज के ट्रेड में देखिए जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, लोकेश मशीन, एचईजी, पॉली मेडिकोर जैसे स्टॉक थे जहाँ मजबूती देखने को मिली। कैप्री ग्लोबल, सुप्रीम पेट्रो, राजेश एक्सपोर्ट जैसे स्टॉक थे जहाँ मजबूती थी। कुछ ऐसे शेयर जो गिरते हुए बाजार में भी 1 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंचे, इसमें अपोलो हॉस्पिटल, बीपीसीएल,
नेस्ले, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स थे जहाँ पे हमने थोड़ी मजबूती देखी आज के ट्रेड में। एफएमसीजी इंडेक्स की जैसे मैं बात कर रहा था तो नेस्ले, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स थे जो आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती दिखा रहे थे। ये 1 साल के स्तर पे के ऊपरी स्तर पे कारोबार कर रहे थे। अब अपने जानकारों से समझने का ये समय आ चुका है कि बाजार में यहाँ से क्या करना चाहिए। सनी और आदित्य, आपका शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। शुरुआत आदित्य आपके साथ ही मैं करूंगा। हमने देखा कि जिस तरीके से एक्सपायरी के आखिरी दिन कल से ही बैंक निफ्टी जो है लगातार जो है कमजोरी का संकेत दे रहा था, लेकिन आज जिस तरह से गिरावट देखने को मिली और दिन के निचले स्तर पे बंद हुआ, उसकी वजह से निफ्टी भी कमजोर हुआ। ये गिरावट सिर्फ एक्सपायरी की वजह से आई है या आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और भी दबाव देखने को मिल सकता है? गुड इवनिंग। देखिए, बाजार में अभी एक्सपायरी रिलेटेड वॉलेटिलिटी तो है, पर आप अगर ग्लोबल बाजार में देखें तो काफी सारे इवेंट चल रहे हैं, जैसे कि फेड की मीटिंग थी और आज ईसीबी के इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, फिर चाइना के इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। तो जो ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है उसकी वजह से बाजार में थोड़ा सा टर्मोइल है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, पर ये मेरे हिसाब से बहुत शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें बाजार का तो एक बुलिश पैटर्न बन रहा है और इस पैटर्न के हिसाब से जो भी वॉलेटिलिटी है या शॉर्ट टर्म डिप आता है बाजार में, वो एक खरीदने का अवसर रहेगा। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया बनाए 1 से 3 महीने का, तो लगता है कि यहाँ से 500 से 1000 पॉइंट की तेजी आ सकती है निफ्टी में। राय आते हुए आदित्य की तरफ से कि वापस से जब पुल बैक रैली है तो अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। और ईसीबी की तरफ से ये खबर आती हुई अभी जस्ट आई है कि इसने जो ब्याज दरें जो है 4.5% बढ़ा दी है और अब ये 3.5% के आसपास हो चुका है। सनी, आपके से जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि आज तो अच्छी खबरें थी फेड की तरफ से, उम्मीद की जा रही थी कि बाजार और मजबूत होता हुआ दिखेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार निफ्टी जो है नई ऊंचाई के करीब पहुंचने की कोशिश तो कर रहा है, हो नहीं पा रहा। कब तक नई ऊंचाई लगेगी? लगता है आपको कि हम पहुंच जाएंगे, उस स्तर को छू लेंगे? या तो गुड इवनिंग। डेफिनेटली एक बात तो पक्की है कि अगर हमें नई ऊंचाई लगाना है तो बेसिकली जो हेवी वेट्स है उनको रैली में पार्टिसिपेट करना होगा। तो जैसे आपने सही कहा कि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना हुआ है, उसमें भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के का जो मर्जर है उसके चलते हुए जो फंड फ्लो ड्रिवन सेलिंग चल रही है, कि हमने एक रिसेंटली डेवलपमेंट देखी कि म्यूचुअल फंड कांट ओन मोर देन 10% इन अ कंबाइंड एंटिटी। तो वहाँ एक कहीं ना कहीं एक सेलिंग बिकवाली हमें देखने मिल रही है एचडीएफसी, जो कि अगेन वेरी है, काफी अच्छा वेटेज है दोनों स्टॉक का, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। और अगर मैं दूसरी ओर बात करता हूं तो हेवी वेट्स लाइक रिलायंस और फॉर दैट मैटर टीसीएस, दे आर आल्सो इन अ कंसोलिडेशन मोड, साइडवेज मूव कर रहे हैं। तो जब तक ये जो हेवी वेट है बैंक निफ्टी एट द सेम टाइम रिलायंस एंड टीसीएस, ये जब तक रैली में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग नए हाई की ओर जाएंगे। बट हैविंग सेड दैट, अगर हम थोड़ा ब्रॉडर मार्केट की ओर अगर ध्यान देते हैं तो ब्रॉडर मार्केट में काफी सारे स्टॉक है जो 52 वीक हाई, लाइफ हाई के आसपास अब ट्रेड होने लगे हैं। तो रैली ब्रॉड बेस ऑलरेडी दिख रही है। हालांकि जो बेंचमार्क इंडाइसेस है वहाँ उसमें कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। बट अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेंगे तो डेफिनेटली काफी सारे इन्वेस्टर लोगों का पैसा बना भी है। इनफैक्ट अभी पिछले कुछ सत्रों में कुछ मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा हेवी अपसाइड देखने मिला है। अगर वहाँ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है टाइम वाइज या प्राइस वाइज, तो मार्केट के लिए एक हेल्दी करेक्शन भी रहेगा, ताकि नेक्स्ट अपमूव के लिए एक बेस बन जाएगा और वहां से एक अपसाइड हमें देखने मिलेगा। तो पर सनी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार जो है 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे है, तो गिरावट पे घबराने की बात नहीं, यहाँ से अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। और जिस तरह से लगातार स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर में पिछले 2-2.5 महीनों में मजबूती आई है, वो ये संकेत दे रहा है कि बाजार की ये तेजी फिलहाल ठहरने वाली नहीं है। बाजार थोड़ा कमजोर हो, वापस एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। इसलिए सवाल जवाब के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है उस पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या करना चाहिए। रंजीत प्रजापति ने सवाल भेजा है, मुंबई से जानना चाहते हैं सुजलॉन के शेयर के पोर्टफोलियो में 300 शेयर के पोर्टफोलियो में 8 रुपये 60 पैसे के भाव पे इनको तो आज मुनाफा हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है आदित्य बीते 1 महीने में देखिए सुजलॉन के शेयर में 8-8.5 रुपये के आसपास से तेजी देखने को मिली। अब 14-14.5 के आसपास ट्रेड करा, करीब डबल हो चुका है। क्या इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या आपको लगता है यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है?
देखिए जो सुज़लॉन शेयर है वो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक इमेज है कि ये शेयर हमेशा गिरता ही है, बढ़ता नहीं है। और वो हिस्टोरिकली प्रूव भी हुआ है क्योंकि 2008 की तेजी में ये स्टार शेयर हुआ करता था, 500 के आसपास ट्रेड किया करता था। आज पेनी स्टॉक तक जाके आया, मतलब 5-6 रुपए तक जाके आया, 14 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। पर आप हाल ही की उसकी न्यूज देखें तो कंपनी में बहुत अच्छा रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, जैसे कि डेट लेवल बहुत कम हो गया है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, मैनेजमेंट जता रही है कि आगे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो उसके साथ साथ चार्ट भी और बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्टोरिकली हाई वॉल्यूम आपको देखने को मिल रही है। तो इसमें आपको एक फंडा टेक्नो व्यू काफी स्ट्रांग बन के आ रहा है और ये वॉल्यूम्स भी यही जता रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस इसमें अक्यूमुलेट कर रहे हैं और आगे जाके इसमें अच्छी तेजी भी देख रहे हैं। तो जिस हिसाब से स्टॉक इतने साल में इतना गिरा है, अगर ये रिट्रेस करता है टेक्निकली 28%, तो भी आपको बहुत अच्छे यहाँ से 100-200% के भी तेजी देखने को मिल सकती है 1-2 साल में, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में। तो अभी स्टॉक का नजरिया बुलिश ही बनता है। संजय जी, आपके लिए राय कि शेयर को होल्ड करके चलिए, थोड़ा तेजी और देखने को मिल सकती है, और अगर नजरिया आपका 2 साल का है तो और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। कृष्णा जी ने सवाल भेजा है उत्तर प्रदेश से, वो जानना चाहते हैं उदयपुर सीमेंट के बारे में और इजी मई ट्रिप के बारे में। उदयपुर सीमेंट के जो है उनके पास 500 शेयर है, 32 रुपये के भाव पर उन्होंने खरीदा है, और इज मई ट्रिप के जो है 459 शेयर इनके पोर्टफोलियो में 46 रुपये के भाव पे। हालांकि दोनों शेयरों में इनको नुकसान हो रहा है। सनी, क्या राय होगी उदयपुर सीमेंट और इज मई ट्रिप? उदयपुर सीमेंट में मेरी इनसे राय रहेगी कि ये उदयपुर सीमेंट में बने रहे, क्योंकि उदयपुर सीमेंट में हमने देखा है कि अभी एक रिसेंटली कैपेसिटी एक्सपेंशन भी चल रहा है। अगेन उदयपुर सीमेंट इज अ पार्ट ऑफ जेके लक्ष्मी ग्रुप, तो जेके लक्ष्मी ये कंपनी को ओन करती है उदयपुर सीमेंट में, और इसमें अभी एक राइट इश्यू भी चल रहा है। मुझे अभी याद नहीं है कि क्या दाम पे राइट इश्यू आया, पर डेफिनेटली अगर राइट इश्यू में अप्लाई कर सकते हैं तो उसमें अप्लाई करना चाहिए। लंबे समय के लिए बने रहे। सीमेंट एज अ सेक्टर हमें बहुत पसंद है। जो रिसेंटली क्रूड ऑयल में करेक्शन हुआ है, पेटकोक प्राइसेस में करेक्शन हुआ है, इसका बेनिफिट हमें अर्निंग के फॉर्म में अगले कुछ क्वार्टर में देखने मिलेगा। तो बने रहने की सलाह रहेगी मेरी उदयपुर सीमेंट में। इज मई ट्रिप पे क्या राय होगी आपकी? सॉरी, दूसरा स्टॉक कौन सा था? इज मई ट्रिप। इज मई ट्रिप। तो इज मई ट्रिप बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें कंसिस्टेंट हमें इम्प्रूवमेंट देखने मिला है परफॉर्मेंस के तौर पे। और अगर मैं ओवरऑल टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करता हूं तो इसमें भी एक काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड मोमेंटम हमें देखने मिला है। और अब इस बार का जो समर हॉलीडेज था उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं हमें जून क्वार्टर के नंबर्स में देखने मिलेगा। तो डेफिनेटली फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव लगता है कि नंबर बेहतर आएंगे, तो बने रहने की सलाह रहेगी मेरी इज मई ट्रिप में। तो कृष्णा जी, दोनों शेयर में बने रहिए, उदयपुर सीमेंट और इज मई ट्रिप में। सोहेन ने बड़ौदा से सवाल भेजा है, कार ट्रेड के बारे में जानना चाहते हैं। 9 शेयर इनके पास है 500 रुपए के भाव पे। आदित्य, क्या राय होगी कार ट्रेड टेक्नोलॉजी पे? देखिए सारे कार ट्रेड जैसे शेयर हैं, जैसे पेटीएम है, ये सारे एक ही समय पे लिस्ट किए गए थे और एक ही कैटेगरी के स्टॉक है, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्टॉक्स। तो इस सब में एक डाउनवर्ड ट्रेंड चालू हो गया था जब फेड ने अपना हॉकिश स्टैंस बनाया था, क्योंकि फंड की अवेलेबिलिटी कम थी तो स्टार्टअप्स को कम फंड मिलता था और लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स डाउन ट्रेंड में चले गए थे। हालांकि अभी जो फेड का नजरिया है उसने पॉज ले लिया है और हो सकता है आगे जाके फेड और काफी सेंट्रल बैंक रेट रिड्यूस भी करे, क्योंकि इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है। तो जितने भी स्टार्टअप स्टॉक्स है उसमें नजरिया अच्छा बन सकता है। अभी कार ट्रेड 482 पे ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक 425 का रेजिस्टेंस तोड़ता है तो इस स्टॉक में 590 और 630 के भी लेवल देखे जा सकते हैं। तो कार ट्रेड पे ये रहा है कि यहाँ से थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। अगर 495 का लेवल तोड़ता है तो और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। प्रदीप मेहता जी ने कर्नाटक से सवाल भेजा है, हेवेल्स के बारे में जानना चाहते हैं। 100 शेयर के पोर्टफोलियो में है 1450 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं क्या करे शेयर में निकल जाए। सनी, हमने देखा कि शेयर में गिरावट का ट्रेंड था, लेकिन वापस से पिछले 15-20 दिनों का ट्रेंड देखिए, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। हालांकि जिस स्तर पे पहले भी यहीं से हमने देखा कि दबाव बना है, हेवेल्स पे क्या राय होगी आपकी? या डेफिनेटली हेवेल्स एक बहुत मानी हुई कंपनी है कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में। वन ऑफ द बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है इनका। एक लॉयड करके ब्रांड है, वो भी काफी माना हुआ ब्रांड है। तो अगर हम देखें पिछले साल जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी थी उसमें कहीं ना कहीं मार्जिन का प्रेशर हमें देखने मिला था और उसके चलते हुए सब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और ऑफ लेट अब ये एक्सपेक्टेशन है कि FY24 में इनमें कहीं ना कहीं मार्जिन रिकवरी देखने मिलेगी।
तो क्वालिटी बिजनेस है, डेफिनेटली अगर ये नीचे के रेट में एवरेज कर सकते हैं तो एवरेज भी करें, बने रहे शेयर में, डेफिनेटली इसमें थोड़ा 6 महीने के एंगल से इसमें मुनाफा देखने मिलेगा। तो प्रदीप जी, शेयर में ये चाहे तो ये शेयर थोड़ा नीचे आता है तो वापस आप खरीदारी भी करके चल सकते हैं, और नजरिया थोड़ा लंबा करके 6 महीने से साल भर के नजरिए के हिसाब से शेयर को होल्ड कीजिए, आपको इसमें निश्चित रूप से मुनाफा होगा। प्रमोद जी ने नासिक से सवाल भेजा है, मुंजाल सोवा के बारे में जानना चाहते हैं। ऑटो इंडस्ट्री कंपनी, हीरो ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है, 200 शेयर के पोर्टफोलियो में 96 रुपये 50 पैसे के भाव पे। मुंजाल सोवा पे क्या रहा होगा आदित्य? हमने ये ट्रेंड देखा है बीते, अगर देखिए 7-8 दिनों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। आपको लगता है कि मजबूती और बढ़ती हुई दिखेगी? अगर एक हफ्ते का चार्ट देखें तो एक शानदार तेजी देखने को मिली है शेयर में। बिल्कुल, जैसा कि आप बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट 100 रुपए से लेके स्टॉक ऑलमोस्ट 140 का भाव छू गया है कुछ ही दिनों में, तो काफी शानदार तेजी है। बट शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है स्टॉक, थोड़ा सा करेक्ट कर सकता है, क्योंकि स्टॉक भी काफी भाग गया और बाजार में भी हल्का फुल्का करेक्शन भी देखने को मिल रहा है, तो थोड़े दिन का कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है। पर एक बार 140 का लेवल, 140-145 का रेजिस्टेंस का लेवल निकालता है स्टॉक, तो इसमें 160 से 180 के भी लेवल देखे जा सकते हैं। और नीचे की साइड अगर 110 का लेवल तोड़ दे तो फिर इसमें से एक बार निकलने की राह रहेगी, बट मोटा मोटा ट्रेंड बुलिश लग रहा है। तो आपके लिए एक अच्छी राय यह है कि आप इसमें चाहें प्रमोद जी तो 110 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिएगा, वो टूटता है तो फिर गिरावट नीचे की तरफ आ सकता है। एटलीस्ट स्टॉप लॉस आप लगा लेंगे तो जो मुनाफा है कुछ आपके पास आएगा। ये राय आते हुए दानिश जी ने सवाल भेजा है दिल्ली से, इन्होंने एक साथ 3 शेयर पे सवाल पूछे हैं। एनबीसीसी के बारे में जानना चाहते हैं, यस बैंक और रेणुका शुगर। एनबीसीसी पे इन्होंने 50 के भाव पे शेयर लिया है, यस बैंक 26 के भाव पे, और रेणुका शुगर जो है 59 रुपये के भाव पे, और तीनों शेयर में इनको नुकसान हो रहा है। क्या राय होगी? खासतौर पे यस बैंक में इनको बड़ा नुकसान हो रहा है, क्या राय होगी सनी? माफ कीजिएगा, कंप्लायंस के एंगल से यस बैंक में मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये बताइए, यस बैंक जो है आदित्य बता देंगे। या तो और रेणुका शुगर की बात है तो डेफिनेटली रेणुका शुगर में बने रहे। जिस तरह से जो इथेनॉल की इंडस्ट्री का जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ब्लेंडिंग प्रोग्राम कहीं ना कहीं एडवांस किया है, जो 2030 का टारगेट 2025 में आया है, और हमने देखा है कि रेणुका में एक बहुत बड़ी कैपेसिटी अभी ऑन स्ट्रीम भी गई थी, तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली करंट फाइनेंशियल ईयर में देखने मिलेगा, तो रेणुका में बने रहना चाहिए। इसके अलावा और एक कौन सा स्टॉक था, सॉरी वो मिस कर गया मैं। एनबीसीसी। हाँ, एनबीसीसी में भी हमने देखा कि काफी टाइम के बाद पिछले 1-2 क्वार्टर में एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने मिल रहा है। ऑपरेटिंग लेवल पे कहीं ना कहीं मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने मिला है, तो डेफिनेटली एनबीसीसी में बने रहना चाहिए। अभी पीएसयू स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम भी बना हुआ है, तो डेफिनेटली एनबीसीसी में भी इन्हें आगे जाकर के एक अच्छे भाव में एग्जिट मिल जाएगा। तो दानिश जी, आपकी राय ये कि एनबीसीसी और रेणुका शुगर में आप होल्ड करके चल सकते हैं। यस बैंक पे क्या रहा है सनी? इन्होंने, दानिश जी ने जो है 26 रुपये के भाव पे लिया है, और दिसंबर में हमने देखा था 25-26 के लेवल पहुंचा, तो वहां से हमने देखा कि शेयर में काफी गिरावट वापस से लौटी है। क्या इनको वापस से 26 का भाव मिल जाएगा? देखिए यस बैंक देखिए काफी स्पेकुलेटिव काउंटर है, काफी लंबे चौड़े स्विंग देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने देखा थोड़े टाइम पहले इसका भाव 12 रुपए हुआ करता था, वहां से 24 गया, फिर 24 से वापस 13 गया, तो इसमें थोड़ा टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लेवल पे वो कंसोलिडेट कर रहा है, एक बेस बना रहा है, पर इसमें एक लेवल है जिसको क्रॉस करता है तो लंबी चौड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, वो है 18.80। अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो इसमें ऑलमोस्ट 1 से 4 रुपए की तेजी आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम्स, और उस समय एसएल लगाना चाहिए 18 रुपए का। तो यस बैंक पे रहा है तो 18 के ऊपर जाएगा तो यहाँ से अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 18 रुपये के ऊपर आ जाता है, तेजी देखने को मिल सकती है। अगला जो सवाल है ब्रजेश जी ने पूछा है सहारनपुर से, जोमेटो के बारे में जानना चाहते हैं। 2617 शेयर के पोर्टफोलियो में 78 रुपये 50 पैसे के भाव पे, लगता है इन्होंने हाल में खरीदा या पहले खरीदा, क्योंकि हमने देखा है कि बीते अगर 1-1.5 महीने में देखे सनी तो जोमेटो में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। कई सारे जो है कंपनी की तरफ से पॉजिटिव कमेंट्री आई, उसका असर देखने को मिला शेयर में। क्या राय होगी जोमेटो पे आपकी? या डेफिनेटली चाहिए जोमेटो में। अगर पिछले 2-3 क्वार्टर के हम अगर ऑपरेटिंग मैट्रिक देखते हैं तो उसमें कंसिस्टेंटली हमें सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट देखने मिला है, और मैनेजमेंट ने एक एनालिस्ट कम्युनिटी को, इन्वेस्टर को एक आश्वासन भी दिया है
कि अगले 2 से 4 क्वार्टर में डेफिनेटली कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएंगे, कैश बर्न कम होगा। तो उसी के चलते हुए हमने स्टॉक में एक रैली भी देखी रिसेंटली, जो पिछले 1-2 महीने में जो अप मूव हुआ है वो उसी के चलते हुआ है। डेफिनेटली बने रहना चाहिए, ओलिगोपोली बिजनेस है। ये बिजनेस में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा कि 2-3 साल बाद जब भी इनमें जब नए कस्टमर जुड़ेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर बढ़ेगी, तो इसमें एक जे कर्व हॉकी स्टिक काइंड ऑफ अर्निंग ग्रोथ भी देखने मिल सकती है। तो थोड़ा पेशेंटली होल्ड करेंगे तो एक लंबे अवधि में अच्छा पैसा बनाने का मौका देगा ये। तो वजह से शेयर को होल्ड करिए, नजरिया थोड़ा लंबा कर लिए, अच्छा पैसा इसमें बनता हुआ दिख सकता है, ऐसा सनी जी को भरोसा है। 100 रुपये का ये भाव पूछा तो इनका सीधे तौर पे सनी जी कह रहे हैं कि यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। मोहंती जी ने सवाल पूछा है जामनगर से, संवर्धना मदरसन के बारे में जानना चाहते हैं। 500 शेयर के पोर्टफोलियो में 67 रुपये के भाव पे वो सीधे तौर पे ये पूछ रहे हैं आदित्य, इसलिए सीधे जवाब दे दीजिएगा इसका कि क्या इस लेवल पे मैं बेच के निकल जाऊं, उनको मुनाफा हो रहा है? नहीं, इस लेवल पे बेच के नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि स्टॉक जिस हिसाब से पैटर्न बना रहा है, जो भी बैड न्यूज थी काउंटर में वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो गई है। जो भी बुरा समय था स्टॉक का थोड़ा खत्म हो गया। मुझे लगता है स्टॉक में यहाँ से भी 5 से 15 रुपए की तेजी देखी जा सकती है 3 महीने में, तो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस बताएंगे क्या? 67 रुपए के भाव पे इनकी खरीद है, मेरे हिसाब से 71 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो 71 रुपये का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लेकिन आदित्य को लगता है कि थोड़ा नजरिया आप लंबा करते हैं तो शेयर में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है इस राय आते हुए मदरसन पे। प्रवीण जी ने सवाल भेजा गुवाहाटी से, प्राज के बारे में जानना चाहते हैं। 1000 शेयर है 393 रुपये के भाव पे, प्राज पे क्या राय होगी सनी? जब जब एथेनॉल की खबर आती है इस शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिलती है, फिर एक रेंज में ट्रेड करने लगता है। क्या यहाँ से और अच्छी आपको मजबूती दिख रही है? डेफिनेटली प्राइस में बने रहना चाहिए। हमने ये हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रखा है ये स्टॉक पोर्टफोलियो में। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसमें जब भी एक नेक्स्ट कंसोलिडेशन के बाद एक अपमूव होगा, हमें 450 प्लस के टारगेट इसमें देखने मिलेंगे। तो बने रहिए, और इथेनॉल की स्टोरी इनडायरेक्टली डेफिनेटली प्राइस के थ्रू प्ले हो। तो होल्ड करने की सलाह मजबूती यहाँ से देखने को मिल सकती है। आरिफ हकमीन साहब ने सवाल भेजा है गाजियाबाद से, वो पिरामल फार्मा के बारे में जानना चाहते हैं। 600 शेयर के पोर्टफोलियो में 88 रुपये के भाव पे हमने ये देखा आदित्य कि शेयर में जो है 70-72 के जोन से वापस एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, और लगातार कह सकते हैं कि एक वन वे रैली थी ये, 92-93 के जोन में ट्रेड कर रहा है। आपकी क्या राय होगी पिरामल फार्मा पे? देखिए, जितने भी फार्मा काउंटर्स है उनका एक अच्छा समय लौट चुका है, क्योंकि फार्मा सेक्टर एज अ वापस लाइमलाइट में आ गया है, और जो पैटर्न्स बन रहे हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स के वो काफी बुलिश है। तो इसमें आज आप देख सकते हैं काफी सारे काउंटर ने तेजी दिखाई, कुछ स्टॉक्स तो 20% प्लस भी थे। तो हालांकि पिरामल फार्मा चार्ट पे इतना स्ट्रांग नहीं है, बट सेक्टर का आउटलुक स्ट्रांग हो रहा है, तो इसमें मॉडरेट बुलिशनेस एक्सपेक्ट की जा सकती है। मतलब 5 से 10% की तेजी यहाँ से अभी भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। तेजी और भी देखने को मिल सकती है। आरिफ जी शेयर को होल्ड करके चलिए। तो कई सारे शेयरों पे हमने बात की, दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए, बाजार के बारे में आपको बताया कैसा रहा आज का बाजार। लेकिन अब अपने जानकारों से समझने का समय आ चुका है कि उनके रडार पे वो कौन से शेयर हैं जिसमें उनको लगता है कि अगर ट्रेड करते हैं, निवेश करते हैं, खरीदारी करते हैं तो मुनाफा देखने को मिल सकता है। बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। सनी जी, शुरुआत आपके साथ ही करूंगा। वीआईपी स्टॉक्स कौन से हैं आपकी तरफ से? या तो बेसिकली मैं मिड कैप में 2 स्टॉक चूज करना चाहूंगा। पहला मेरा पिक रहेगा इंडस टावर। तो इंडस टावर का करंट मार्केट प्राइस 164 रुपीज है, और इसका प्राइस टारगेट मेरा 190 प्लस रहेगा। तो बेसिकली अगर मैं इसमें ब्रीफ रैशनल की बात करता हूँ, ये एक पैसिव टावर, टेलीकॉम टावर प्रोवाइड करती है ये जो कंपनी है। इंडिया में जितनी भी टेलीकॉम कंपनी थे, वेदर इट इज भारती, वोडाफोन, जियो, ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं। और इसमें जो एक नेगेटिव डेवलपमेंट हुई थी पिछले 1 साल में, ये थी कि जो वोडाफोन का जो बकाया था 5000 करोड़ रुपया, वो कहीं ना कहीं इंडस टावर ने इसमें इस साल प्रोविजन किया था, और उसके चलते हुए हम देखेंगे कि FY23 में इनका प्रॉफिट काफी गिर गया था। और जब ये बात हुई है कि वोडाफोन में एक फंड इन्फ्यूजन होगा 12 से 14 हजार करोड़ का, तो उसके चलते ये एक्सपेक्टेशन है कि जो इसका जो रिसीवेबल्स है
वोडाफोन से वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे और उसके चलते हुए FY24 में अर्निंग भी नॉर्मलाइज हो जाएगी। कंपनी तकरीबन साल का 5-5.5 हजार करोड़ प्रॉफिट भी बनाती है, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय, इवेंट बेस्ड बाय डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और एक मेरा दूसरा पिक रहेगा PCBL, जो कि फिलिप कार्बन ब्लैक के नाम से जाना जाता है। तो कंपनी एक वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसर है। कार्बन ब्लैक इज वन ऑफ द की रॉ मटेरियल जो कि टायर मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। तो अगर हम देखें कि ग्लोबली कहीं ना कहीं एक OEM की और से रिप्लेसमेंट टायर जो डिमांड है टायर की काफी हेल्दी है। और इसके और कंपनी ने जो एक नया प्लांट लगाया है उससे कहीं ना कहीं एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के चलते हुए कंपनी के EBITDA एक्सपांड होंगे। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 156 है। हालांकि कंपनी के शेयर पिछले कुछ सत्रों में ऊपर आया है। इन्हें बाय ऑन डीप करे तो इसे पोर्टफोलियो में 200 रुपए के टारगेट से ऐड कर सकते हैं। तो ये रहा आते हुए फिलिप्स कार्बन ब्लैक खरीदारी की जब 156 का भाव है। सीधे तो बस सनी को लगता है कि यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। PCBL के नाम से इसका कोड है, तो यहाँ पे एक अच्छी मजबूती उनको लग रही है। उनको लगता है 200 रुपये तक लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल जो आज के क्लोजिंग भाव 156 रुपये है। इसके अलावा उनको इंडस टावर पसंद है, 190 रुपये का लक्ष्य होगा। इन दोनों में नजरिया कितना लंबा रखना है सनी? 6 महीने का, साल भर का, कुछ टाइम फ्रेम बताएंगे? 12 मंथ, 6 to 12 मंथ। तो उसमें से इंडस टावर जो डेफिनेटली एक इवेंट बेस्ड ट्रेड है। वोडाफोन में जैसे फंड इन्फ्यूजन होगा हमें डेफिनेटली स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिलेगा। एंड अगेन फिलिप कार्बन ब्लैक 6 to 12 मंथ। तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक पे जो रहा है उसमें और इसमें इंडस टावर में, दोनों में आपको जो है 6 महीने से लेकर 1 साल के लिए होल्ड करना है। और दोनों का टारगेट बता दीजिए। फिलिप्स कार्बन ब्लैक में 200 रुपये का टारगेट है, जबकि इंडस टावर में जो है 190 रुपये का आपको लक्ष्य रखना है। आदित्य, आपकी तरफ से कौन सा शेयर होंगे? देखिए, मैंने 2 स्टॉक चुने हैं। एक है फार्मा सेक्टर से, दूसरा है ज्वेलरी सेक्टर से। तो पहला जो है वो डिविस लैब है, मार्केट लीडर है API सेगमेंट में और काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अभी जो मार्केट एनवायरनमेंट चल रहा है उसमें जो पहले के सितारे स्टॉक्स थे, एकदम ब्लॉकबस्टर स्टॉक्स हुआ करते, जैसे कि लुपिन, सिप्ला, सन फार्मा एटसेट्रा, जो 2008 से लेके 2015 की तेजी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते थे। अब वो सारे लौट के आ रहे हैं और नए स्टॉक्स भी उभर के आ रहे हैं जो मार्केट लीडर है। उसमें से एक डिविस लैब है। तो डिविस लैब का पैटर्न काफी बुलिश बन रहा है। उसको 3581 में बाय किया जा सकता है। 3300 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4000 से 4300 का टारगेट रहेगा। दूसरा है राजेश एक्सपोर्ट, जिसे 606 में बाय किया जा सकता है। 560 का स्टॉप लॉस रहेगा और 670 से 700 का टारगेट रहेगा। राजेश एक्सपोर्ट और डिविस लैब 2 शेयर खरीदारी करने की सलाह दी गई है। आदित्य की तरफ से उनको लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है। राजेश एक्सपोर्ट में 670 से लेकर 700 रुपये तक आपको टारगेट रखना है, जबकि डिविस लैब में आपको 4000 से लेकर 4300 तक का टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस डिविस लैब में 3300 रुपये तक का लगाना है। आज भी हमने देखा शेयर में अच्छी मजबूती देखने को मिली और बीते कुछ सत्रों से देखिए लगातार इस शेयर में खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला। आदित्य और सनी, शुक्रिया आपका इटनो स्वदेश को समय देने के लिए, कई सारे शेयरों पर चर्चा करने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।